स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक पीरियड के बारे में। लेकिन वैदिक पीरियड के बारे में बात करने से पहले आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन कोटेशन के बारे में। देयर इज नो स्ट्रगल एंड देयर इज नो प्रोग्रेस। अगर आप लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, समझ लीजिए कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, और हो भी रही है तो बहुत माइनर हो रही है, जो कि लाइफ में बहुत बड़ा चेंज नहीं लाने वाली है। इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए। लाइफ में कोई भी चीज बहुत आसानी से मिल जा रही है मतलब वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाली है। ये बात मैंने नहीं, फ्रेडरिक डगलस ने बोली है। ये वाकई में काम करता है, आप जरूर इसको अप्लाई कीजिएगा, डेफिनेटली काम करेगा। देन तो आज हम बात कर रहे थे वैदिक पीरियड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का वैदिक पीरियड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन ऋग्वैदिक पीरियड एंड सेकंड पोस्ट वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड जो था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा था। पोस्ट वैदिक पीरियड रहा था 1000 बीसी से 600 बीसी तक। आज हम इसके बारे में, मैं ये बातें बिल्कुल नहीं करूंगी कि इतनी सुक्तियां थी, इतने उपनिषद थे, इतना पुराण थे, ये सब थे। इसके बारे में सिर्फ अंदर की सारी चीजें जानेंगे, एक ओवरव्यू जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ का समाज चल रहा था, और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना क्यों जरूरी हो गया। मतलब एक पार्ट्स में भी तो चीजें चल सकती थी, तो दो पार्ट्स में इसको क्यों डिवाइड किया, आपने सोचा कभी? दो पार्ट्स में इसको इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ वाला जो टाइम पीरियड था वो तांबे और कांसे पे चल रहा था, और यहाँ वाला जो टाइम पीरियड था वो लोहे पे चल रहा था। मतलब यहाँ पे आयरन मिल गया था, आयरन की खोज हो गई थी, चीजें बहुत बदल गई थी यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि चीजें बदली कैसे थी, इसके बारे में आगे बात करेंगे। क्यों इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया। तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आगे कैसे चला था इनका समाज, एक्चुअली चल कैसे रहा था। और तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं। देखिए, हमने जान लिया कि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे जो आए थे वो वैदिक पीरियड में आर्यंस बोलते थे इनको। लेकिन ये आर्यंस आए कहाँ से थे? जैसे हमने जाना सबसे पहले कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो लोग जो थे वो स्टोन एज से आए थे, कि वो बिल्कुल पहले वो बंदर के जैसे रहते थे, फिर वो थोड़ा बड़े ग्रो कर करके देन उन्होंने एक बहुत अच्छी सिविलाइजेशन डेवलप की थी। इसके बारे में हमने बात की। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि वैदिक पीरियड जो था, यहाँ पे इनको आर्यंस बोला जाता था, बट ये आर्यंस आए कहाँ से? और ये तो यहाँ पे बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। एक इसमें बहुत मोस्ट पॉपुलर सिद्धांत है, वो मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर बोलते थे कि ये लोग थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे। देन जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि ये लोग यहाँ से निकल के आर्कटिक वाले रीजन से आए थे, पूरा पार निकल गए थे। अब विवेकानंद कुछ और बोलते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे डिस्प्यूटेड है। अब डिस्प्यूटेड चीजों के बारे में नहीं हम पढ़ेंगे कुछ भी, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन ये जो सिविलाइजेशन थी पूरी, ये वैदिक सभ्यता जो थी, ये लोग रहते थे नदियों के किनारे थे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। सेम इस चीज को आप ना आज से कनेक्ट करके देखना सारी चीजों को, कि कैसे चीजें बदली। जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था या कनेक्टिविटी बहुत कम थी, तब की लाइफ हमारी क्या थी, देन हमारे पास इंटरनेट आया, उसके बाद की हमारी लाइफ क्या थी। तो ऐसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे कि जब हमारे पास आयरन नहीं था देन हमारी लाइफ क्या थी, आयरन आ गया, बहुत सारे पहने पहने हथियार बन गए, उसके बाद हमारी लाइफ क्या थी। इसीलिए पोस्ट वैदिक पीरियड बोलते हैं, और उसको वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं। तो इसको हम इंटरनेट से कनेक्ट करके देख सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो आज उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इन लोगों के घर कहाँ थे, मतलब किस रीजन में रहते थे, ये जानना भी तो जरूरी है ना। तो ये लोग प्रेजेंट नेम मैं बता रही हूँ रिवर्स के। प्रेजेंट नेम इंडस, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलुज एंड सरस्वती। एंड जो वैदिक नेम्स हैं सिंधु, वितस्ता, अस्किनी, पुरुषनी, विपासा, सतुद्री और सर्वास्ती। ये वाले रिवर्स के किनारे ये लोग रहते थे। ये लोग यहाँ पे ये सारे, ये ऊपर वाला रीजन है ना, यहाँ पे सिंधु नदी वाला, चेनाब, सतलुज, झेलम, वो वाला रीजन है ना, ये वहां से आए थे ये लोग। देन इसके बारे में अब हम बात कर ले, देन इसके बारे में मतलब थोड़ा सा इनका एजुकेशन सिस्टम जान लेते हैं, कि एटलीस्ट हमको कहाँ से नॉलेज हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो लोग जानते थे। हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि थी, एक्चुअली वो लिखते किस फॉर्म में थे, आपने मुझे बताया नहीं कमेंट करके। अब मुझे जरूर, चलो मैं बता देती हूँ आपको। जो उनकी लिपि थी वो चित्राक्षर लिपि थी, मतलब वो वर्ड्स में नहीं लिखते थे,
वो आर्ट फॉर्म में लिखते थे। वो मछली बनाते थे, कुछ पशु जानवरों के साइन बनाते थे, तो वो साइंस में लिखते थे। उनके पास छोटा बड़ा या ABCD वाले अक्षर में वो नहीं लिखते थे, इसीलिए जो उस लिपि को हम चित्राक्षर लिपि बोलते थे। ठीक है, तो इसके बारे में अब हमको वैदिक पीरियड के बारे में कहाँ से नॉलेज हुई, तो वो हमको नॉलेज हुई थी वेदों से, क्योंकि इन लोगों ने वेदों को लिखा था, बट लिखा ऐसे नहीं था कि भाई अचानक से आए और वेदों को लिख दिया, नहीं, पहले ये ओरल फॉर्म में वेद थे। मतलब जैसे मैं किसी की गुरु हूँ, तो मैंने ओरल फॉर्म में अपने स्टूडेंट को बोल दिया, अब मेरे स्टूडेंट बड़े हो गए तो उन्होंने फिर अपने स्टूडेंट को बोल दिया, तो नहीं ऐसे ये आगे चलते जा रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद जब किसी को भाई आया कि नहीं इसको लिखना चाहिए इन सारी चीजों को, तो देन इनको फिर रिटर्न फॉर्म में लाया गया, और रिटर्न फॉर्म में लाते ही ये सारी चीजें बनी थी ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद में हमको फिर मिल गई थी ये सारी चीजें। उसी से हमने फिर इसका आगे जानकारी निकाली। देन उसके बाद हमें यहाँ से ऋग्वेद से पता चलता है कि ये वाला जो समाज रहता था वो 4 वर्डों में, 4 भागों में डिवाइड था। मतलब एक पूरे ह्यूमन की लाइफ, पूरे इंसान की लाइफ किस तरीके की होगी और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा, तो ये लोग भी इन चीजों ने डिवाइड कर रखा था इस चीज को भी। आज तो ये डिवाइड नहीं है भाई, कोई कैसे भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, शादी करना चाहे कर लो, नहीं करना चाहो मत करो, ब्रह्मचारी बनना चाहो वो भी बन सकते हो। तो यहाँ पे पहली जो सभ्यता, पहला जो इन्होंने डिवाइड किया था वो था इनका ब्रह्मचर्य, जो 25 साल तक रहता था। मतलब जैसे कि हम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आते थे उसी टाइम पे इनका उपनयन संस्कार हो जाता था। उपनयन संस्कार बाल वाल काट के इनको ऋषि के पास भेज दिया जाता था। ऋषि एक्चुअली इनके वो होते थे, टीचर होते थे। देखो यहाँ पे जैसे ये टीचर है और ये बच्चे यहाँ पे खड़े हुए थे, 25 साल की उम्र तक अपने टीचर के पास रहते थे, उन्हीं के घर पे रहते थे। तो एक तरीके से ब्रह्मचर्य हो गया, तो इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। अब पढ़ लिख के ये लोग आते थे वहां से, तो इनका ये गृहस्थ आश्रम हो गया। अब ये भाई सुख संपत्ति से आराम से अपना अपना जीवन चलाएंगे, तो इसको बोलते थे हिंदू वेडिंग एट एंट्री। मतलब शादी में एंट्री ले लो भाई, ये बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत ब्रह्मचर्य में रह लिए, बच्चे पैदा कर लो, यहाँ पे आके शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, कुछ लाइफ को एंजॉय किया, कुछ दिनों बाद देन वानप्रस्थ आश्रम हो जाता था। वानप्रस्थ आश्रम में हाउस होल्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटीज नेक्स्ट जनरेशन पे आ जाती थी। मतलब अब इनके बच्चों पे रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, भाई अब हमको मुक्त करो और जाने दो। मतलब ये एक तरीके से ना रिटायरमेंट ले लेते थे। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, द रिटायरमेंट स्टेज, रिटायरमेंट की स्टेज आ जाती थी। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये लोग सॉरी वानप्रस्थ के बाद जो आता है वो ब्रह्मचर्य आता है, सन्यास सन्यास आता है। अब उसके बाद आपने ये सब भी एंजॉय कर लिया, आप टिल 72 हो गए आप, मतलब बच्चों के भी बच्चे बच्चे खिला लिया, वो भी बड़े हो गए आप। उसके बाद भी अगर अभी हो ठीक ठाक धरती पे, तो आप फिर प्रॉपर सन्यास ले लीजिए, मतलब घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए, अब ना हो पाएगा तुमसे और सन्यास ले लीजिए। तो इस तरीके से इन्होंने इसको अपने समाज को 4 भागों में विभाजित कर रखा था, और देन ये पूरी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो सोशल स्ट्रक्चर को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ब्राह्मण और यहाँ पे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये जो सभ्यता थी ना, वो ये कर्म पे डिवाइड थी कि आप जैसा काम करोगे, भाई मेरा पढ़ने में मन लगता है तो मैं ब्राह्मण हो गई, मेरा लड़ने में मन लगता है तो मैं क्षत्रिय हो जाऊंगी, मेरा अकाउंट में मन लगता है, ट्रेड करने में मन लगता है तो मैं वैश्य हो जाऊंगी। अगर मुझे किसी को सर्विस देने का मन करता है, मतलब मैं किसी के लिए काम करना चाहती हूँ, भाई मैं किसी के अकाउंट संभालना चाहती हूँ, मैं किसी के घर में साफ सफाई करना चाहती हूँ, तो फिर मुझे एक तरीके से शूद्र बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो चीजें डिपेंड थी वो कर्म पे डिपेंड थी। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड आने के बाद चीजों को हमने कर्म से छोड़ के वर्ण पे डिपेंड कर दिया। मतलब मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण, वैश्य हूं तो वैश्य, क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय। वो डिपेंड हो गया कि मेरे जो मदर फादर थे वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, और वो उससे तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया फिर वहां पे, मतलब बहुत स्ट्रांगली समाज डिवाइड हो गया। अब इसको एक करना बहुत मुश्किल काम हो गया पोस्ट वैदिक पीरियड में। लेकिन यहाँ पे जो प्री वैदिक पीरियड है उसमें चीजें सही चल रही है, वो कर्म पे चल रही है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीजें धीरे धीरे करके बदल रही है, तो वुमेन्स की कंडीशन भी चेंज हो रही है। प्री वैदिक टाइम पीरियड में वुमेन्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जब समाज को जब रेगुलेट करने की बात आती है, तो सभा, समिति और विदत में समाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें लेडीज के थॉट्स, उनकी वैल्यू, उनकी चीजों को पूछा जाता था।
उनसे बातें की जाती थी, भाई बताओ आप अपने भी विचार रखो, यू आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। बट लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड आते आते क्या हुआ, उनकी कंडीशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। ये सब अब कुछ मैटर नहीं करता था, सभा समिति नहीं होती थी, होती थी बट अब उसमें वुमेन्स को नहीं इंक्लूड किया जाता था, उनकी कंडीशन थोड़ा डाउन होने लगी थी यहाँ पे। लेकिन अथर्ववेद के अकॉर्डिंग टू द अथर्ववेद, सी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, सभा विधाता विद एंड अवर पब्लिक मीटिंग एंड विच वुमेन कम टू स्पोक फ्रीली। हाँ, तो वो मैंने बोला कि जो पब्लिक मीटिंग जो थी सभा समिति और विदत में, वो बहुत स्पोक फ्रीली बोल सकती थी, क्योंकि उनके विचार रखे जाते थे। वहां ही नहीं तुम लेडीज हो तुम नहीं बोलोगी, तुम आदमी हो तो तुम बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं था। जिससे मतलब यहाँ पे अपाला, घोषा, गार्गी और मैत्री, ये बहुत बहुत विदुषी महिलाएं हुआ करती थी उस टाइम पे। इनकी चीजों को पूछा जाता था। यहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं थी, सती प्रथा नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो थी कि यहाँ पे ये जो थी, जो युद्ध में भी पार्टिसिपेट करती थी। अभी आप देख रहे हो कि अब जाके हमारी इंडियन नेवी में और इंडियन आर्मी में अब जाके लेडीज शामिल होने लगी है, पहले वो नहीं थी। लेकिन प्री वैदिक पीरियड में वो इसमें पार्टिसिपेट करती थी। अगर कहीं युद्ध होता था तो लेडीज भी साथ जाती थी उनके। लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड आते आते वुमेन्स की कंडीशन बहुत डाउन हो गई। वुमेन्स को यहाँ पे ऐसे 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 बोला जाने लगा कि इनको सुरा और सोम जैसा कंपेयर किया जाने लगा। सोम एक्चुअली हम अल्कोहल को बोलते हैं, जो इनहेल करते हैं, और सुरा और सोम से कंपेयर किया जाने लगा, और उनको बोला जाने लगा कि बेटी सबसे बेकार चीज होती है। सती प्रथा आ गई, बाल विवाह आ गया, पर्दा प्रथा ने इंक्लूड हो गई, विधवा है तो विधवा ही रहेगी, सेकंड मैरिज नहीं करेगी। मतलब कंडीशन बहुत खराब होने लगी थी धीरे धीरे करके। उसके बाद अगर हम यहाँ पे रिलीजन के बारे में बात करें, तो रिलीजन में यहाँ में इंद्र देवता जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट देवता थे, इनको बहुत ज्यादा पूजा जाता था। और इनको मतलब जल के देवता भी माना जाता था, और जल के देवता के साथ साथ इनको एक और उपाधि दी गई थी, एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद वरुण, अग्नि और विष्णु देवता की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू थी। देवताओं की वैल्यू के साथ साथ यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे उनको भी माना जाता था, पूजा जाता था, बलि भी दी जाती थी। बलि को भी यज्ञ हवन होते थे, तो यहाँ पे बलि को भी इम्पोर्टेंट माना था। एंड इसके बाद यहाँ पे जो था वो पीपल हो गया एंड बरगद हो गया, इन पेड़ों को वैल्यू दी जाती थी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि हमें पशुओं की भी पूजा होती थी। एंड उसके बाद जो एंड थर्ड वन जो है यहाँ पे, वो यज्ञ हुआ करते थे। राजसी यज्ञ हो गए एंड महायज्ञ हो गए, आग यज्ञ हो गए। तो ये यज्ञ हुआ करते थे यहाँ पे इस तरीके से, राजाओं को खुश करने के लिए। और कुछ पोस्ट वैदिक पीरियड में जो होते थे वो अपने को इन्विजन करते थे वो लोग, मतलब एक एक राजा के दूसरे राजा पे उस पे राज्य पे अटैक किया करते थे, इसलिए ये सारी चीजें होती थी। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी इनकी चीजें देख ली, एजुकेशन सिस्टम देख लिया, इनका पूरा समाज किस तरीके से चलता था उसके बारे में देख लिया, वर्ण व्यवस्था के बारे में देख लिया, रिलीजन के बारे में देख लिया, वुमेन्स की कंडीशन के बारे में देख लिया। और हाँ, एक और बात, वुमेन्स की कंडीशन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चंस में कई बार पूछ लिया जाता है जब आप मेंस लिखने बैठते हो ना, चाहे वो किसी स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो। तो इसमें मैंने स्टडी किया तो मुझे कई बार ये वाला क्वेश्चन मिला कि वैदिक पीरियड में और पोस्ट वैदिक पीरियड में वुमेन्स की कंडीशन किस तरीके की थी, तो इसलिए मैंने इसको स्पेशली डाला था। और जो मैंने एक बार इसमें पीपीटी दी है उसको एक बार रीड आउट कर लेना, काफी अच्छी है वो। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको वीडियो कैसा लगा मुझे शेयर करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, और लाइक जरूर कीजिएगा। उस टाइम पे गायों के लिए भी लड़ाइयाँ करते थे। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जो आगे पढ़ेंगे वो महाजनपद काल पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, और लाइक जरूर कीजिए, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।